सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स एफआईए वाले हैं, ये एएफडी वाले हैं, जिसको हम एफआईए और एएफडी दोनों कह सकते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि वो प्लान किस तरह से करें और अपना 1 साल के अंदर डिप्लोमा किस तरह से वो हासिल करें और अपनी 1 साल की जो स्टडीज़ है बिफोर एंटरिंग द एसीसीए जो एसीसीए मेन क्वालिफ़िकेशन है, उससे एंटर से पहले एफआईओ को कैसे वो एज़ सून एज़ पॉसिबल 1 साल के अंदर अंदर करें। अब हर इंस्टीट्यूशन ने ये लगाया होता है कि 1 साल के अंदर डिप्लोमा हो जाता है, 1 साल के अंदर हो जाता है, 1 साल के अंदर हो जाता है। ये लाज़मी नहीं है कि 1 साल के अंदर हर एक कर सके। आमतौर पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 1.5 से 2 साल में वो डिप्लोमा करते हैं और बाद में फिर फेड अप होकर छोड़ देते हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा एक कॉम्बिनेशंस लेकर आया हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के और थोड़ा-सा प्लान के साथ अगर आप चलें, तो डेफ़िनिटली विदिन 1 ईयर आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग आप एक स्मूथ तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। वो कैसे लेके चल सकते हैं उसमें इस तरह से होता है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करें तो इसकी प्लानिंग का सबसे पहला जो आंसर है वो ये है कि आप सबसे पहले शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या नॉन कॉमर्स इंटर के स्टूडेंट्स हैं और आपको 7 सब्जेक्ट्स ही करने हैं पास, तो उसके सपोज़ के तहत मैं ये चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि आपने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है और वो भी नॉन कॉमर्स और अब आपको सातों सब्जेक्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो वो कैसे आप लेके चलेंगे? उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप क्या करेंगे, एफए 1 का एग्ज़ाम आप निकालेंगे और एमए 1 का एग्ज़ाम। देखिए, वो सिंपल सी बात है कि एफए 1 का आपको बेस खड़ा करना है। आपको बेसिक्स को सेट करना है एफए 1 के बारे में और आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना। तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से 2 मंथ्स में निकालने की कोशिश करेंगे कि मैं एफए 1, एमए 1 को 2 मंथ्स में निकालूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होता है उसको पहले 3 माह चाहिए होते हैं फाउंडेशन को डेवलप करने में, अपनी बेसिक्स को सेट करने में, तमाम तर चीज़ों को सेट करने में, देन वो एक चीज़ को फिर अडॉप्ट कर पाता है, अदरवाइज़ वो क्वालीफाई ही नहीं कर पाएगा और ये बात 100% पक्की है, ठीक है ना? तो आपने फर्स्ट 3 मंथ्स में एफए 1 की तमाम तर बेसिक्स एंड तमाम तर कोर्स को कंप्लीट करना है, जो कि एक नॉर्मल लिहाज से आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं ये ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप कभी कैलकुलेट करें तो आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम लग रहा है, ठीक है ना? और एमए 1 भी आपने चूँकि साथ लेके चलना। अब इन दोनों की आपको फाउंडेशन भी बनानी है, आपको एसीसीए का इंट्रोडक्शन भी होना है, ओरिएंटेशन भी होना है। सारा कुछ आपके ऊपर ये एकदम चीज़ें चलती हैं। तो एफए 1 की आपको बेसिक्स और एमए 1 की बेसिक्स और तमाम कोर्स को लेके चलना और 3 मंथ्स में आपने डेफ़िनिटली इसको हर हाल में पूरा करना है। और एफए 1 एमए 1 आप फर्स्ट 3 मंथ्स में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब इसको स्ट्रैटेजिकली आपने कैसे करना है, जब 3 मंथ्स हो जाएँगे, तो 4th मंथ में जब जैसे ही आप एंटर होंगे 4th मंथ के अंदर, तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले एफए 1 का एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना? आपको एक ही एग्ज़ाम देना है जैसे ही ये 4th मंथ में एंटर होंगे। इससे पहले आप टेक्निकली दे नहीं सकते क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको फाउंडेशन बनाने में, आपको बेस खड़ी करने में टाइम लगता है, तो इस लिहाज से। अब 4th मंथ के अंदर आपने एफए 1 का एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना? पहले 3 मंथ दबा के तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स को देखना है और प्योरिटी के साथ काम करना है और एफए 1 का जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम जो है वो देना है 4th मंथ के अंदर जाते हुए। और जैसे ही आप 4th मंथ में जाएँगे तो साथ ही आप 4th मंथ के अंदर ही, क्योंकि एमए 1 भी आपने तैयार किया हुआ वो साइड पे पड़ा हुआ है, तो साथ ही आप एफए 2 की क्लासेस भी लेनी शुरू करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये तब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रहे होंगे। अगर इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से पढ़ रहे हैं तो वो बड़ा रफ़ली लेके चलते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि एक प्राइवेटली ट्यूटर हायर करें। अपने घर के पास या ऑनलाइन या व्हाटएवर जैसे भी, तो इस प्लान पे अब सही तरह से अमल हो सकता है। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बड़ा रफ़ली लेके चलते हैं, कई दफ़ा स्टूडेंट्स में इतना दम-हम नहीं होता, कई दफ़ा उसको ज़्यादा टेंशन चाहिए होता। तो कोशिश करें कि करें, अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ भी चल रहे हैं, तो फिर भी आप कोशिश करें इसी प्लान को अंदर-अंदर आप इंस्टीट्यूशन को भी कहें कि मेरे इस प्लान के या इन चीज़ों के अंदर-अंदर ही आप मुझे कोर्सेज़ को कवर कराएँ, तो वो भी पॉसिबल है। तो एफए 2 जो है वो आप डेफ़िनिटली आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है ना? और साथ एफए 1 का एग्ज़ाम दें, 4th मंथ के स्टार्ट में कोशिश करते दें या 3rd मंथ के एंड पे दे दें। और 4th मंथ के जैसे ही होगा तो आपको एफए 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, ठीक है ना? एफए 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है।
FA2 की प्रिपरेशन 4th मंथ ईयर में आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने 40% कोर्स को कवर करना है, क्योंकि इसमें इसलिए आसानी से कवर हो सकता है 4th मंथ में, क्योंकि FA1 की बहुत सारी चीज़ें FA2 में सिमिलर हैं। तो इस लिहाज से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो 4th मंथ में FA1 का एग्ज़ाम पास करना है और FA2 की 40% प्रिपरेशन को आपने कंटिन्यू करना है। अब पीछे MA1 आपका पड़ा हुआ है, तो MA1 जो है वो आप कब देंगे? MA1 आप 5th मंथ में देंगे जाके। कई बच्चे कोशिश करते हैं कि एक ही मंथ में दोनों एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, जो कि आई थिंक प्रैक्टिकली कई दफ़ा पॉसिबल नहीं रहता। तो 5th मंथ जैसे ही एंटर होगा 5th मंथ, तो आप क्या करेंगे, आप MA1 का एग्जाम प्रॉपर तरीके से देंगे। 5th मंथ की कोशिश करें स्टार्ट में दे दें, और या 4th मंथ के बिल्कुल एंड पे दे दें, ठीक है। 4th मंथ के एंड पे भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि FA1 और MA1 के पेपर के दरमियान कम से कम आपका 15 से 20 दिन का जो इंटरवल है, वक्फा है, वो होना चाहिए। साइकोलॉजिकली आप प्रेशर से निकल जाते हैं। तो 4th मंथ के एंड पे, नहीं तो 5th मंथ के स्टार्ट में आप प्लान करके अपने इर्द गिर्द सेंटर्स देखें कौन से ये इस डेट्स में आ रहे हैं, तो वो डेट्स आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर और हर सिटी के अंदर, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो 5th मंथ के आप जो है वो अंदर-अंदर आपने MA1 को क्लियर करना है। साथ आपके, मैंने पहले क्या बोला था, FA2 की प्रिपरेशन को भी आपने 40% 4th मंथ में क्लियर किया, और 60% आपका जो है वो FA2 इट शुड बी क्लियर, या आपका 5th मंथ में ये कंप्लीट होना चाहिए। उसकी वजह ये हो सकता है क्योंकि पहले आपने 3 मंथ्स FA1 में लगाए हैं, तो डेफिनिटली FA2 की स्पीड थोड़ी-सी ऑटोमेटिकली ही तेज़ हो जाती है। इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो 5th मंथ में आपका MA1 का एग्ज़ाम और FA2 की प्रिपरेशन जो है ये फाइनल हो जानी चाहिए। तो ये आपका बड़ा अच्छा आपके लिए रहता है। तो ये प्लान साइड पे हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इंशाल्लाह ताला आप MA1 को क्वालीफाई करेंगे, तो फिर आपका 6 मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने FA2 जो है उसको प्रिपेयर साथ किया और साथ MA1 को क्वालीफाई किया। अब जैसे ही आप 6 मंथ में एंटर होते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मैंने FA2 एग्ज़ाम किसी तरह से देना है। क्योंकि पिछला 5 5th मंथ आपने पूरा डेडिकेशन के साथ लगाया। तो FA2 6 मंथ्स में आपका जो है वो हर हाल के अंदर जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है ना? FA2 का एग्ज़ाम, ठीक है ना? और ये बड़ा पॉसिबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखें, आप FA2 जो है वो 4th मंथ से लेके चल रहे हैं, और फिर 5th मंथ में भी आपने किया और 6th मंथ में आपने देना है, तो 2.5 मंथ तो आराम से आपको मिल ही जाते हैं। तो FA2 जो है वो एग्ज़ाम आप क्वालीफाई करें, और 6th मंथ में आपने एक और भी काम करना है कि साथ MA2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। देखो, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपने एक वक़्त के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को अपने क्लू में रखना है, ठीक है ना? तो FA2 एग्ज़ाम देंगे आप साथ, और MA2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, और ये भी 40% 6 मंथ में हो जानी चाहिए MA2 की। क्योंकि जिन बच्चों ने MA1 अच्छी तरह से पढ़ा होता है, वो MA2 का 40% 15 से 20 दिन में आराम से कर लेते हैं, विदाउट एनी हार्ड वर्किंग। ईज़िली वो रिवाइज़ हो जाता है, और ये जो बच्चे करते हैं उनको पता है मैं बात सही कर रहा हूँ। और अगर कोई टीचर स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो वो भी, उनको भी पता है कि मैं बात बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा हूँ। तो FA2 का एग्ज़ाम आप प्रॉपर तरीके से क्वालीफाई कर सकते हैं 6 मंथ में, और साथ 40% प्रिपरेशन जो है वो हर हाल में आप MA2 की 6 मंथ में कर सकते हैं। जब आप इस 6 मंथ्स में ये दोनों अचीवमेंट्स हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपका आ जाएगा 7th मंथ। अब जब 7 मंथ आएगा, तो आपका 7 मंथ का क्या टारगेट होना चाहिए? 7 मंथ के अंदर आपका हर हाल के अंदर MA2 की प्रिपरेशन को थोड़ा-सा ना आपने गेयर लगा देना, ठीक है ना? MA2 की प्रिपरेशन को थोड़ा-सा स्पीड अप पकड़ना है, क्योंकि पहले 7-8 चैप्टर, 9 चैप्टर तो वही हैं जो आपने MA1 में पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो MA2 को जो है वो 7 मंथ में आपने प्रॉपर प्रिपेयर करना है, और इसमें आप थोड़ा-सा इसमें हल्का-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्लस इसको 7 मंथ में आपने MA2 की प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ करना है, प्लस F1 जिसको हम BT कहते हैं, इसको भी आपने थोड़ा-थोड़ा लेके चलना है, और इसका आप 30% सिलेबस कर लें, ज़्यादा ना करें बेशक, 30% सिलेबस कर लें। ये थोड़ा-सा लॉन्ग सब्जेक्ट है F1, आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस को 6 माह में लगाते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको 2.5 माह में क्लियर करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो 7 मंथ में आप MA2 की प्रिपरेशन फाइनलाइज़ कर चुके होंगे, प्लस आप F1 का 30% कोर्स भी आपको हर हाल में 7th मंथ में क्लियर करना है। तो जब आप ये दोनों काम अचीव कर लेंगे 7 मंथ के अंदर, तो फिर आपका थोड़ा-सा ना रिलैक्समेंट आनी शुरू हो जाएगी कि ठीक है, कि मेरा तमाम तर चीज़ें अब स्मूथली चल रही हैं। अब एंटर हो जाएगा, देखें, 8th मंथ। अब क्या हो जाएगा? 8th मंथ एंटर हो जाएगा। जब आपका 8th मंथ एंटर होगा, तो उसमें MA2 का जो आपने एग्ज़ाम देना है, क्योंकि देखें आपको पिछले 2 ढाई माह से हो गए हैं MA2
पढ़ते हुए, ठीक है ना? और प्रिपरेशन करते हुए। तो अब आपको 8th मंथ में MA2 का एग्ज़ाम चाहे थोड़ा लेट दे दें मंथ के एंड पे, क्योंकि MA2 के 20 चैप्टर्स ना, थोड़ा लंबा सिलेबस है, तो कई बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो 8 मंथ के स्टार्ट में ना दें, आप 8 मंथ के एंड पे दे दें चाहे। प्लस आप F1 को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा आपको। ये मैंने पहले ही बोला कि आइडिया यही है कि एक टाइम पे ऊपर 2 सब्जेक्ट्स को हर हाल में आपने क्लू के अंदर रखना है। तो MA2 एग्ज़ाम प्लस F1 की जो प्रिपरेशन है, इसको भी थोड़ा-सा आपने लेके चलना है। और कोशिश करें 8th मंथ में MA2 का एग्ज़ाम ना दें, मिड में, एंड पे, जहाँ से आपको सूटेबल लगे। और F1 की प्रिपरेशन को आपने हर हाल में कोशिश करना है मज़ीद 30% ऐड करना, और यहाँ पे आपका 60% कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये हो जाता है। आप कोशिश करेंगे तो ये डेफ़िनिटली हो जाएगा, ठीक है? तो F1 की प्रिपरेशन जो है, वो इस तरह से आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही आप 9th मंथ में एंटर होते हैं, ठीक है? 9th मंथ में, तो फिर क्या करेंगे आप कि 9th मंथ में अब कोशिश करें कि F1 का पेपर आपने हर हाल में देना है। शुरू में दे दें 9th मंथ में, नहीं तो चूँकि जैसे मैंने बोला, ये बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप 9th मंथ के मिड में या एंड के ऊपर F1 यानी बीटी का जो एग्ज़ाम है, इसको आप फाइनलाइज़ करेंगे, और ये आराम से हो जाता है। क्योंकि देखिए, पिछले डेढ़ माह में, पौने 2 माह में आपने इसको 60% कंप्लीट कर लिया, तो 9th मंथ में आपने सिर्फ 40% मज़ीद कंप्लीट करना है, और जो कि आगे वाले चैप्टर होते भी आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। एंड वाले भी चैप्टर आसान है। तो बीच में आखिरी 40% सिलेबस के अंदर सिलेबस काफ़ी ईज़ी है F1 का। 1-2 चैप्टर्स के अलावा बाकी सारा आसान है। तो ये आराम से हो जाता है कवर, और उसको आप फाइनलाइज़ करेंगे 9th मंथ में। प्लस 9th मंथ में जब आप इसको फाइनलाइज़ कर रहे होंगे, प्लस F3 का जो पेपर है, F3 की जो सॉरी प्रिपरेशन है, इसको भी आप साथ-साथ स्टार्ट कर लें, ठीक है ना? F3 की प्रिपरेशन बहुत आसान होगी आपके लिए करना, क्योंकि FA1, FA2 आप ऑलरेडी 40% सिलेबस या 45% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करके आए हुए हैं पहले से। तो आपने इसको सिर्फ रिवीजन करना है F3 की प्रिपरेशन में, और साथ आपने F1 पे ज़्यादा ज़ोर लगाना है, क्योंकि ये लंबा सब्जेक्ट है, थ्योरी, प्योर थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो ये कई बच्चों के लिए टफ होता है इसको कवर करना। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा-सा दिया है कि आप F3 की प्रिपरेशन 45% ऑलरेडी आपकी हुई है, आपने यहाँ पे सिर्फ इसको प्रिपेयर करना, रिवीजन करना, और F1 को ऊपर थोड़ा-सा बर्डन डालना है, और फाइनलाइज़ेशन के तहत आपको यहाँ पे ये आसानी से ये टारगेट अचीव हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ यही है ना कि आपको थोड़ा-सा स्मूथली लेके चलना, और इस प्लान जो मैंने बताया, इसके ऊपर आपने अमल करना है। आप चाहे जिस भी इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हों, जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हों, उनको अपना प्लान बताएँ, तो उसके साथ आपको वो अमल करवाएँगे। आप जैसे ही 9th मंथ में आप F1 का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और F3 की प्रिपरेशन 40-45% कर चुके होंगे, तब आप आपकी तैयारी 10th मंथ में एंटर हो जाएगी। ठीक है? 10th मंथ में एंटर हो जाएगी। 10th मंथ में अब आपको F3 की प्रिपरेशन को थोड़ा-सा बूस्ट अप करना, हर हाल में, प्लस F2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, ठीक है ना? F2 की प्रिपरेशन भी आपके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी 40-45% सिलेबस आपका कवर हो चुका हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि आपने MA1, MA2 पास कर लिया हुआ है। तो इस लिहाज से वो चूँकि MA1, MA2 आपने पास कर लिया हुआ है, अच्छी तरह पढ़ लिया हुआ है, तो वहाँ पे आपका F2 का सिलेबस ऑलरेडी, तो ये आपने यहाँ पे 10th मंथ में सिर्फ इसको रिवीजन करना है, 45% सिलेबस को, और F3 की प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप करना। क्योंकि देखो, एक सब्जेक्ट को आपको थोड़ा-सा नुमायाँ रखना होता है, और दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा-सा हल्का रखना होता है, ताकि जो मेन सब्जेक्ट है, जिसकी आप प्रिपरेशन फाइनलाइज़ कर रहे हैं और उसको बूस्ट अप करने का कह रहे हैं, तो वो आपकी फाइनलाइज़ हो सके। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट या मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा। तो 10th मंथ में जब आप F3 की प्रिपरेशन फाइनलाइज़ कर लेंगे, और F2 की स्टार्ट कर चुके होंगे, 45% आराम से कवर हो जाएगा। तो अब आपका जो सिलेबस है, जब आपका जो टारगेट है, या आपका जो स्टडीज़ है, वो अब 11th मंथ में एंटर हो गई है। 11th मंथ में आप कोशिश करें कि F3 का एग्ज़ाम 11th मंथ के स्टार्ट पे या एंड पे, जो आपको डेट्स मिलें सूटेबल, वो आप करेंगे। F3 एग्ज़ाम देंगे, प्लस F2 की प्रिपरेशन को आप बूस्ट करेंगे। अब देखें, यहाँ पे F2 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ना है आपको, ठीक है ना? ठीक है ना? F2 की प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि F3 एग्ज़ाम आपने किसी भी टाइम पे दे देना है, या आपकी वेल प्रिपरेशन हो चुकी है। अब F2 के ऊपर आप आपने थोड़ा-सा ज़ोर लगाना है, ठीक है? इसके ऊपर आपने अब थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है? क्योंकि अब ये इस एरिया में 11th मंथ में 45% के सिलेबस के बाद F2 का सिलेबस उस जगह पे एंटर हो रहा है, जहाँ पे आपने पहले कहीं टॉपिक्स आपने कहीं कंसेप्ट नहीं पढ़े होते। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फिर नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको 11th मंथ में F3 का एग्ज़ाम फाइनल करना, चाहे मिड में करें, चाहे एंड पे करें, और F2 की प्रिपरेशन को आपने थोड़ा-सा बूस्ट अप की तरफ लेके जाना।
तो अब आप F2 की प्रिपरेशन भी प्रॉपर तरीके से अब आप इसको करेंगे। ये 11 मंथ आपका सक्सेसफुली इस तरह से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। जब ये दोनों टारगेट आप अचीव कर लेंगे, ठीक है ना? तो फिर आप अब आपकी प्रिपरेशन फाइनलाइज़ में जा रही है 12 मंथ, क्योंकि 11th मंथ में आपने FC का एग्ज़ाम दे दिया हुआ है और इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा। तो अब आपकी प्रिपरेशन 12th मंथ में, अब 12th मंथ में आप थोड़ा-सा ज़ोर लगाएँ, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि F2 थोड़ा-सा इसमें सप्लीमेंट्रीज़ या री-अटेम्प्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो 12 मंथ के अंदर आपने चाहे स्टार्ट में, चाहे मिड में, चाहे एंड में, तो अब आप जो हैं वो F2 के ऊपर पूरा ज़ोर लगाएँगे और एग्ज़ाम इसका पास करेंगे 12th मंथ के एंड पे, ठीक है? और ये आप देखो, अब 12th मंथ में सिर्फ़ आपके पास एक ही सब्जेक्ट है। पहले 11th मंथ आपके पास हर वक़्त 2-2 सब्जेक्ट्स थे, तो वो आपको मैनेज करने थे। इस मंथ में ज़्यादा आसानी इसलिए है क्योंकि 12th मंथ में आपने सिर्फ़ एक सब्जेक्ट मैनेज करना है, उसके 12th मंथ के एंड पे आपने एग्ज़ाम इसको फाइनलाइज़ करना। तो इस तरह से प्रिपरेशन होगी अगर आप इस प्लान से चलोगे। अगर आप करोगे नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं 1-1 मंथ में 2-2 पेपर्स दे दूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, ये बहुत, बहुत, बहुत गलत रूटीन है। आगे मैं वीडियोज़ मज़ीद अपलोड करूँगा कि एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये सारे चीज़ें अब आस्ता-आस्ता इस चैनल पे रिवाइव करेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से, उसकी वीडियोज़ अब आपको रेगुलर तरीके से मिलेंगी। लेकिन इस प्लान को जो मैंने आपको बताया, इस कॉम्बिनेशंस के साथ अगर आप करेंगे, तो डेफ़िनेटली इसको अच्छे तरीके से आप पास कर सकेंगे और डेफ़िनेटली फिर इसको आप सेटल डाउन कर सकेंगे। अच्छा, ये प्लान उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं इस प्लान की, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप ओवरऑल इस प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवरऑल आप इन तमाम तर चीज़ों को हासिल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और देखें, प्लान करना और अच्छे तरीके से अप्लाई करना ये स्टूडेंट के हाथ में होता है कि स्टूडेंट किस तरह से ये चीज़ को सीरियस लेते हैं। तो ओवरऑल मैंने ये कोशिश की है कि आपको हर हाल में 12 मंथ्स में विदाउट एनी बर्डन आपको क्लियर करवाया जाए और ये मेरी कोशिश है। आप बताइएगा कि आपको ये कोशिश कैसे लगी और दूसरों तक ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये प्लान उस सूरत में ज़्यादा कामयाब हो सकता है जब आप इसको रेगुलर पास करें। तो सपोज़िटली मैंने इसको यही सपोज़ किया कि आप ये सारे प्लान के अंदर किसी भी जगह पे फ़ेल नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप किसी जगह पे फ़ेल हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर फिर 1 मंथ के अंदर 1 मंथ रिज़र्व रख लें, यानी एक्स्ट्रा रख लें, 13 मंथ, और फिर आपको ये मैनेज होता नज़र आएगा। अदरवाइज़ फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और कोशिश करें कि किसी भी जगह के ऊपर फेलियर ना हो। आप 10 दिन ऊपर ले लें, 15 दिन ऊपर पे कर लें, लेट कर लें। थोड़ा बहुत ये मैनेज हो सकता है और ये स्टूडेंट्स को मैनेज करना आता है। तो डेफ़िनेटली ये आपको अच्छा ही लगा होगा कि, और दूसरा ये है कि फेलियर कोशिश करें कि हो ही ना, अगर हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले बोला, तो फिर आपको 1 मंथ रिज़र्व एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको मैनेज करना है और आपके अपने माइंड को ये समझाना है कि मैंने फेल नहीं होना और हर हाल में इसकी प्रिपरेशन को इंश्योर करना है। और नेक्स्ट बात ये थी कि अगर किसी किस्म की एग्ज़ैम्पशंस आपको मिलती हैं, इन केस ऑफ एग्ज़ैम्पशंस, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता हमें एग्ज़ैम्पशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। एग्ज़ैम्पशंस के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपने आईकॉम किया हुआ है, तो आपकी एग्ज़ैम्पशंस अप्लाई करवा देंगे। अगर आपने डीकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आपकी एग्ज़ामिनेशन अप्लाई कर देंगे। आपने कोई बीएस 4 इयर्स किया हुआ है ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में, जैसे बीएस केमिस्ट्री है, बीएस इंग्लिश है, बीएस मैथ है, तो वो भी एग्ज़ामिनेशंस हो जाती हैं। एग्ज़ामिनेशन का मतलब है डायरेक्ट एसीसी में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको फिर फर्स्ट 4 पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। यानी एफए1, एफए2, एमए1, एमए2 आपके बच जाएँगे। तो उस सूरत में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशंस की सूरत में, अगर आपने करवानी है और आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर है, आईकॉम है, डीकॉम है, बीकॉम है, या कोई नॉन कॉमर्स है, तो उसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी लाज़मी होनी चाहिए। तो फिर आप हमसे उस सब में राब्ता करवा सकते हैं, तो वो भी हम आपकी एग्ज़ामिनेशंस करवा देंगे। और इसके अलावा जो आपने मैंने बोला कि आपने फेलियर किसी सूरत में कोशिश करना नहीं होना, अदरवाइज़ आपको फिर एक एक्स्ट्रा मंथ्स आपको लेने पड़ेंगे।
और कोशिश करें वो भी 1 मंथ ही अपने ज़हन में रखें, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचेंगे और आपने इस प्लान के तहत किसी भी सूरत में फेल नहीं होना। अदरवाइज़ फिर आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा रिज़र्व के तौर पे लेना पड़ेगा। और अगर आप हर पेपर में भी फेल होते रहेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। फिर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आप फिर स्टक होके रह जाते हैं, ठीक है ना? और फिर घर वाले भी उकता जाते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस प्लान के तहत जो बड़ा स्मूथली चलेगा, तो आप इसको हर हाल में कोशिश करें क्वालीफ़ाई करते रहें। और इस प्लान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ अच्छे नोट्स होने चाहिए। और वो नोट्स हमारी वेबसाइट है, एसीसी ऑनलाइन अकेडमी की वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसीसीए ऑनलाइन अकेडमी की वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस जो समरी नोट्स एफ फर्स्ट बैच के F9 तक फ्री ऑफ कॉस्ट समरी नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? और आपको फ़ॉर्मूलाज़ नोट्स, जो फ़ॉर्मूलाज़ आपको चाहिए होते हैं ऑल टाइप्स के चैप्टर वाइज़ प्रॉपर तरीके से, वो भी आपको मिल जाएँगे। तो फ़ॉर्मूलाज़ नोट्स एंड समरी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएँगे और विदाउट एनी चार्ज, यानी इसका कोई चार्ज नहीं है किसी किस्म का भी। हाँ, अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको एक हेल्पफुल तरीके से ये चीज़ें मिल जाएँगी। और ये आपको फिर मज़ा भी आएगा कि कोई अच्छी चीज़ आपको मिली है। तो ये फेलियर से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप इन नोट्स को इस्तेमाल करें, इन नोट्स को यूज़ करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपकी हेल्प के लिए ही बनाई गई हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम तर वीडियो से उम्मीद है बेनिफिट हुआ होगा और दूसरों तक ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।